हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 23 नवंबर। तो 23 नवंबर का हम करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये हैं थंबनेल वाले आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देखें। अब देखिए, पहली खबर है राजौरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये राजौरी ऑपरेशन कहाँ कंडक्ट कराया गया? ये ऑपरेशन हुआ पीर पंजाल रेंज में। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये आप जानते हैं कि ये है POK। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इतना जो पार्ट है वो कितना है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और यहाँ से इतना पार्ट किसने कब्जा कर रखा है? चाइना ने। ठीक है, ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर वो है ना, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो POK वाला रीजन है, इसी के अंदर ये पीर पंजाल रेंज पड़ती है। अब ये पीर पंजाल से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, ये खबर क्यों आई? यहाँ पे राजौरी ऑपरेशन में हमारे 2 आर्मी के कैप्टन्स एंड 2 सोल्जर शहीद हो गए। ठीक है, तो हमारे देश की सेफ्टी सिक्योरिटी करते हुए, है ना, तो अपनी ड्यूटी करते हुए ये सोल्जर शहीद हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इनकी बाद में इनके परिवार का क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए। एक जज्बा चाहिए होता है, एक हिम्मत चाहिए होती है, हर किसी में नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप जब भी आप किसी सोल्जर को देखें अपने आसपास, तो हमेशा एक दिल से सैल्यूट निकलना चाहिए उनके लिए। ऐसा नहीं कि जस्ट एक सोल्जर है, वो हमारे देश के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए वो अपनी जान निछावर कर देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखो यहाँ पर है ये पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज से ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो रेंज है, इनको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ अरेंज करिए। तो सबसे पहली रेंज कौन सी हो जाएगी? काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट K2। ठीक है, K2 याद रख सकते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे है लद्दाख रेंज। लद्दाख के नीचे है जास्कर रेंज। लद्दाख और जास्कर के बीच में से कौन सी रिवर बह रही है? यहाँ बह रही है इंडस रिवर। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है इंडस रिवर की माउंट K2 कहाँ है, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। ठीक है, जास्कर के नीचे है जस्ट पीर पंजाल रेंज, है ना। ये किसके पार्ट है? ग्रेट हिमालयास यहाँ पर। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल के नीचे है शिवालिक रेंज। तो ये रेंज आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार पूछी गई है, तो इनको अच्छे से याद रख लें। इसके अलावा यहाँ से निकलती हैं रिवरें। ठीक है, कौन कौन सी रिवर निकलती है? तो ये रिवर आपसे पूछी जाती है कई बार। तो देखो, आप इसको याद कर सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आती है कई बार ये। ठीक है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए। तो सबसे नीचे है सतलज। ठीक है, सतलज के जस्ट ऊपर है ब्यास। ब्यास के ऊपर है रावी। ठीक है, रावी के ऊपर है चेनाब। यहाँ पे लिख लिया चेनाब। ठीक है, चेनाब, चेनाब के ऊपर है झेलम। ठीक है, और झेलम के जस्ट ऊपर है यहाँ पर इंडस रिवर। ये हो गई इंडस। ठीक है, तो इनके ऑर्डर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये सारी रिवरें बाद में जाकर इंडस नदी में मिल जाती हैं, ये है ना। ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी हैं? इंडस की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं ये सारी की सारी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, और इनके ऑर्डर्स आपसे अरेंज नॉर्थ टू साउथ लगवाए जा सकते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट खबर है आपकी इजराइल से। ठीक है, तो इजराइल और हमास के बीच में ये गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ गाजा स्ट्रिप हमास के लोग जो आए, यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने इजराइल के जो सिविलियंस थे उनको पकड़ के ले गए। ऐसे कितने? 240 सिविलियंस को पकड़ के ले गए थे। अब क्या है, इनके बीच में इजराइल और जो गाजा स्ट्रिप है हमास, है ना, तो यहाँ पर क्या है, पीस 5 दिन के लिए ये जो वॉर है इसको रोका गया है। ठीक है, 5 डेज़ के लिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 5 दिन के लिए वॉर को रोका गया है। दोनों आपस में यूएस ने इनके बीच में मध्यस्थता करी। ठीक है, 5 दिन के लिए स्टोर करा है, और ये कहा है कि जो भी आप सिविलियंस पकड़ के ले गए उनको वापस छोड़ेंगे। तो ये 24 घंटे में इन्होंने कहा है कि हर 24 घंटे में हम 50 सिविलियंस को छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या, ये जो आर्टिकल है, अब जिस तरीके से यहाँ पर पीस स्टोर की गई है, ठीक है, 5 दिन के लिए, उस प्रकार से ये अगर इन दोनों के बीच में बात करी जाए, तो यहाँ पर है ना, आगे भी जैसे वॉर ना हो और पीस को रिस्टोर किया जा सकता है पूरी तरीके से। तो इस पे फोकस करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया। इसके अलावा इससे पहले भी इजराइल और इजिप्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, तो वहाँ पे भी पीस ट्रीटी की गई थी 1967 के अंदर। ठीक है, तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाली जो लैंड देख रहे हैं आप, है ना, ये पूरी की पूरी लैंड पहले इजिप्ट ने कब्जा ली थी। तो 1967 में पीस ट्रीटी के तहत ये इजराइल को वापस लौटाई, वो इजराइल ने इजिप्ट को वापस लौटाई थी ये लैंड। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी पीस ट्रीटी की जा सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, और इसके जो इजराइल के एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं उन सबके नाम आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे बिल्कुल कॉर्नर के अंदर, यहाँ है गोलन हाइट्स। क्या है ये? गोलन हाइट्स पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कहाँ पर है ये सीरिया और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है गोलन हाइट्स को लेकर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए, अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखिए, नेक्स्ट खबर है, हरियाणा ने क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन बिल पास किया। ठीक है, कब किया? 2020 में, नवंबर 2020 में ये बिल पास किया गया था। इसके अंदर क्या बात करी गई थी? इसके अंदर बात करी गई थी कि
ये जो हरियाणा है, ठीक है, इजराइल बोल रहा हूँ कि मैं इसको, हरियाणा ने एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन बिल पास किया, ठीक है। तो ये 2020 में पास किया गया था, 2020 के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो बिल पास किया गया, इसके अंदर इन्होंने ये बात करी गई कि भाई हरियाणा की जो प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज हैं, है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर वहाँ पर किसी पोस्ट की सैलरी 30,000 रुपये से कम है, ठीक है, 30,000 रुपीज़ से कम है, तो वहाँ पर जॉब जो दी जाएगी, ठीक है, 75% रिजर्व कर दी जाएंगी सीट्स किसके लिए, हरियाणा के जो लोकल पीपल्स हैं, ठीक है, हरियाणा के जो लोकल पीपल्स हैं उनके लिए 75% जॉब रिजर्व करने की बात कर रहा था ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इस बिल में। इसके अलावा ये बात करी गई, अगर जैसे मान लीजिए 30,000 से सैलरी वाले जो 75% लोग हैं, ठीक है, उनके लिए कितनी सीट रिजर्व कर दी गई है, 75%, और जो बाहर के स्टेट्स के आएंगे उनके लिए कितनी है, 25% सीट रिजर्व करी गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन्होंने भी क्या करा था, इस तरीके से ये जो एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन बिल पास किए थे, ठीक है, उससे जो वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं उनको बेनिफिट देने की बात करी गई थी प्राइवेट सेक्टर में। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस पूरे मैटर में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से जो आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, सीट्स का रिजर्वेशन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(g ये बात कहता है कि कोई भी बंदा कहीं भी जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकता है, ठीक है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो अब आर्टिकल 19 क्या कहता है, आ जाइए यहाँ देख लिए। आर्टिकल 19 का सब क्लोज 1 का पॉइंट जी, ठीक है, ये आर्टिकल 19 हो गया, 19 का सब क्लोज 1 हो गया, सब क्लोज 1 का पॉइंट जी बात कर रहा है किस चीज़ की, ये कह रहा है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, तो हमारे जो ऑल सिटीजन्स हैं वो किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 75% सीट रिजर्व कर दी जाएगी, जैसे मान लीजिए बीड़ी बनाने का कोई बिजनेस है, अब वो बीड़ी बनाने का बिजनेस आंध्र प्रदेश में ही किया जाता है मान लीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में होता ही नहीं, अब किसी को ही जाके करना है और इसके लिए 15,000 रुपये ही सैलरी मिलती है। तो यहाँ के जो 75% के, यहाँ की तो 100% जनता ही इसी काम को कर रही है, ठीक है, अब बाहर के किसी बंदे को आने ही नहीं देंगे ये, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन बिल थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर देगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया और उसने कहा कि भाई इस तरीके से अगर ये बिल पास किया जा रहा है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप किसी भी बंदे को किसी भी काम के लिए नहीं रोक सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं रोक सकते, गवर्नमेंट जॉब में ही रिजर्वेशन है, प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए जो आर्टिकल 19 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई भी बंदा कुछ भी बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स को, पर विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो कानून के दायरे में रह के बोल सकता है, ठीक है, ये नहीं कि वो कुछ भी अनर्गल बोल रहा है, कुछ इलीगल बोल रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे हमारी देश की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है, तो उस पर आर्टिकल 19 के तहत केस चलाया जा सकता है अगर वो उल्टा सीधा कुछ करता है तो, ठीक है। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के आप इकट्ठे हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, ठीक है, बातें कर सकते हैं, असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो पर हथियारों के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते आप, ठीक है, जैसे अफ्रीका, जैसे आपने अफगानिस्तान पाकिस्तान में देखा होगा, वो हथियारों के साथ में कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, तो ऐसे हमारे देश में नहीं हो सकते, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, हम कोई यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, या फिर प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, ठीक है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरे देश में किसी भी कहीं भी, ठीक है, कोई आपको रोक टोक नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको कानून के द्वारा ना बाध्य किया गया हो, ठीक है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, अब जैसे मान लीजिए कोई एमपी का है, वो सोचता है कि राजस्थान में आके घर खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, हाँ बिल्कुल खरीद सकता है, आपको आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लोज 1 का पॉइंट ई अलाउ करता है कि आप कहीं भी देश में रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं जाकर, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि दूसरे देश में जाकर आप बोलें कि भाई दूसरे देश में भी हो सकते हैं, नहीं नहीं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आर्टिकल 19 से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वापस से स्टार्ट होने लग गए हैं, ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया आप देख सकते हैं, ठीक है, और नीचे वाला ये साउथ कोरिया है। तो जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है, इनके बीच में हमेशा जैसे इंडिया पाकिस्तान होता रहता है, ऐसे ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया होता रहता है, ठीक है। जो नॉर्थ कोरिया है वो क्या कर रहा है, उसने एक यहाँ पर सैटेलाइट लगा दिया है, ठीक है, सर्विलेंस के लिए, स्पाइंग सैटेलाइट है जो नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी नज़र रख सकता है। तो इसी के कारण इन दोनों देशों के बीच में वापस से जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इनके बीच में जो संधि करवाई थी, समझौता करवाई
करवाया था, तो उसको अब साउथ कोरिया ने बोला है कि भाई हम सस्पेंड करते हैं इस तरीके की डील को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, मिलिट्री सैटेलाइट ऑर्बिट प्लेस करी है इसने हमारे जस्ट ऊपर, हम पे सर्विलेंस करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं सी ऑफ जापान है, जापान और चाइना के बीच में, और जस्ट नीचे है यहाँ पर साउथ चाइना सी यहाँ नीचे है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखते हैं, ये भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह है दुनिया भर में भी, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है उसी तरीके से दुनिया भर में अलग अलग देशों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट खबर है यहाँ से, ये COP28 की मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सबसे पोटेंशियल इशू रहेगा वो कौन सा, मीथेन एमिशन का भी रहेगा, ठीक है। तो मीथेन क्या है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का कई बार पूछ लेता है, CH4, ठीक है। तो CH4 याद रखना है, मीथेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मीथेन क्या होती है, जो हमारे पेडी फील्ड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, एनिमल वेस्ट होते हैं, उससे ये मीथेन निकलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इस पर पूरा आर्टिकल है। तो ये COP20 के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आते रहेंगे, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। हम इनको बार बार डिस्कस भी करते रहेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है आपसे डेली क्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्यूज़ आती है, तो बाकी क्यूज़ तो हमारे लिए काम की नहीं होती थी, ये आज वाली क्यूज़ काम की है। तो ये देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। 50 बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा है और बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर जाते हैं कि वो समझते हैं 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। नहीं, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। पर ये इफेक्ट कब आया था, एनफोर्स हुआ था, ठीक है, केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था पूरी तरीके से। पर अडॉप्ट एंड अनेक्ट हमने 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और इनके आंसर आपको कुछ कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, थोड़ा रिसर्च करें, खुद से प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्किल्स डेवलप हों, ठीक है। और हमें भी पता चले आप कितना सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके आंसर आपको बताएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली फीमेल मेंबर, ठीक है। फीमेल मेंबर के बारे में पूछा गया और ये UPSC का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, SSC इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। हु वाज द फीमेल मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कौन सी फीमेल मेंबर थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन एंड कैलीग्राफ, तो ये किसने कैलीग्राफ किया था, किसने इसको लिखा था, उनका नाम पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच एनिमल डिक्लेयर एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। नेशनल जो पानी का जानवर है उसको हमने नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया, तो ये पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में हमने कितनी लैंग्वेजों को रिकॉग्नाइज किया है। अभी एट प्रेजेंट का बताना है, उस समय तो शुरू में 8 करी थी, अब कितनी है, ठीक है, बाद में बढ़ के कितनी हो गई ये बताइए, ठीक है। शेड्यूल 8 के अंदर ही है, शेड्यूल 8, ठीक है, शेड्यूल 8 के अंदर मेंशन किया गया है। उस समय कितनी लैंग्वेज थी, फिर बाद में कितनी ऐड ऑन हुई वो बतानी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये बताइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप सब उनका सभी पूरे इंडियंस उनका नाम जानते हैं। बताइए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि भैया अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कितनी मिनिमम एज होती है, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप अलग अलग एग्जामों में ये वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।